नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज बारी है केमिस्ट्री की और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट आपके सामने। रात के 10 बज रहे होंगे और आप निश्चिंतता के साथ केमिस्ट्री के इस दूसरे सेशन को अटेंड कीजिए। कल जो पहला सेशन था उसमें हम आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के प्रक्रिया को समझा रहे थे, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रॉपर्टीज का, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का कई नियमों की व्याख्या की थी और यह बताया था कि 5 नियम इसमें काम करते हैं। कोई भी रासायनिक क्रिया या रासायनिक क्रिया हो बना उत्पाद 5 पदों का अनुसरण करता है। 3 पद हो चुके हैं और आज चौथा और 5वां वो प्रमुख पदों की जानकारी देंगे। डाल्टन के परमाणुवाद की व्याख्या करेंगे और इस तरह से एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, मोल क्या होता है, आज सब इनकी बात करके और इस थ्योरेटिकल सेशन का समापन करेंगे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना यह आपका काम है। तो हम थ्योरेटिकल डिस्कशन की ओर बढ़ें कि कल का एक पेंडिंग डिस्कशन था जिसको हम पहले आपको बताना चाहते हैं, जिसमें लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शनल्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803 मल्टीपल प्रोपोर्शनल यानी गुणित अनुपात का नियम क्या है। हिंदी वाले बच्चे और अंग्रेजी वाले बच्चे, अंग्रेजी वाले तो अभी पढ़ लें और इसके बाद हम इसका हिंदी रूपांतरण कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो हिंदी वहां से नोट करें। इसमें डाल्टन ने 1803 में जब नियम दिया ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का, तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 तत्व आपस में मिलते हैं और 2 से ज्यादा कंपाउंड का निर्माण करते हैं, 2 करें या 2 से ज्यादा यौगिकों का निर्माण हो, तो उनके मासेस अलग अलग होंगे और जब ये मास कंबाइंड होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक सरल अनुपात में होता है। उदाहरण देखिए, यहां उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझोगे। ये कंपाउंड है N2O। एक बार हिंदी में इसको सुन लो। जब 2 तत्व संयोजित होकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। छोटी पूर्ण संख्याओं मतलब ऐसा नहीं कि छोटी पूर्ण संख्या आप 80 कर दोगे, 80 नहीं होगा कभी। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्सिमम 4 तक हो सकता है। अनुपात का जो रेशियो होगा, ध्यान रखना, 1 2 3 4 ये रेशियो मिल सकता है। यही गुणित अनुपात का नियम कहलाता है, जिसको डाल्टन ने 1803 में दिया। यह कह रहा है when 2 elements combine to form 2 or more compound, then the different masses of one element, एक एलिमेंट का डिफरेंट मास which combined a fixed mass, इस ऑक्सीजन का मास आप अलग अलग कर लो, ऑक्सीजन अलग अलग, लेकिन नाइट्रोजन का मास फिक्स मास बनाओ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अनुपात ये होगा, सरल अनुपात में होगा, 1 2 3 4 और 5 में। अब आप समझ गए होंगे। यहां पर देखिए N2O है, यहां पर NO है, यहां पर नाइट्रोजन के 2 कण
दो मॉलिक्यूल हैं, यहां पर नाइट्रोजन का 1 है, यहां पर ऑक्सीजन का 3 है। अब देखिए सरल अनुपात कैसे। पहले तो हमको किसी न किसी एक को, नाइट्रोजन को अथवा ऑक्सीजन को फिक्स रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसका मास 14 होता है। अब चूंकि यहां 2 मास लग रहे हैं तो 14 गुणे 2 बराबर 28 हुआ, जबकि ऑक्सीजन कितना है, 1 है यानी 16। अब फिक्स्ड मास इसका कैसे बनाएंगे। फिक्स्ड मास बनाने के लिए किसी भी अंक से इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहां से यहां तक आपको 14 करना है तो क्या करेंगे, आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे। और जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ध्यान यह भी रखें कि जो दूसरा तत्व है उसमें भी वही 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। और जब ऐसा कर लोगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो एक पूर्ण संख्या वाला प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। पहले हम देख लीजिए बराबर कैसे किए इसको। N2O था तो N2 में 14 गुणे 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 था तो 16 हो गया। जब हम ये चाहे कि इसमें नाइट्रोजन का जो मास हो सबका फिक्स हो, क्योंकि ये कह रहा है विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, क्रिया होगी जिसमें एक का मास फिक्स ही होगा, स्थिर होगा। तो यहां देखो यहां भी 14 है, यहां भी 14 है, यहां भी 14, यहां भी 14, यहां भी 14। कैसे पाए 14? 14 हम पाए जब इसको 2 से भाग दिया। तो जब इसको 2 से भाग देंगे तो इसको भी देंगे, ये हमने आपको पहले बताया। तो जब 2 से भाग दिया तो ये 14 हो गया, और इसको 16 में दिया तो 8 हो गया। फिर जब दूसरे वाले में गए तो दूसरा 14 ही था तो यहां भी 14 हो गया। यहां फिर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे दूसरे में तो यहां 16 हुआ। फिर 14 किए, फिर कैसे 14 के, फिर 2 का डिवीजन किए, फिर यहां किए 2 का डिवीजन तो 14 24 हो गया। अब 10 द रेशियो ऑफ डिफरेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन का वेट अलग अलग है, देख रहे हो, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन 3, यहां ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 5। 10 द रेशियो ऑफ डिफरेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, ये ऑक्सीजन का वेट कंबाइंड विद द फिक्स वेट। अब ये क्रिया कर रहा है नाइट्रोजन के फिक्स बेस से, जिसमें हम आपको 14 14 14 करके दिखा रहे हैं। ऑफ नाइट्रोजन 14 इज 8, देख लो 14 अनुपात 8, फिर 14 अनुपात 16, फिर 24, फिर 32, और जब इसका फाइनल रेशियो निकालोगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। समझ गए, ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा करके ये मास निकलेगा। कुल मिलाकर के गुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि जब 2 तत्व संयोजित होकर के एक से अधिक यौगिक बनाएंगे, ये अधिक यौगिक है, एक से अधिक यौगिक, नाइट्रोजन NO भी बनाता है, N2O भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है। 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाए तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है, ये स्थिर द्रव्यमान के तत्व से संयोग कर रहा है, तो छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में होगा। ये हैं छोटी पूर्ण संख्याएं। आपका बेस इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब सवाल पूछा जाए या PSC के एग्जाम दे रहे हों और वो आपसे लिखवा दे कि ला आप मल्टी प्रोपोर्शन डाल्टन का क्या है जो 1803 में दिया, उसको आप अपनी भाषा में अच्छी तरह से लिख लें। जो बच्चे हमारे साथ 11th और 12th वाले जुड़े हैं उनके लिए शॉर्ट नोट का काम करेगा। समझ लो, बड़ा सरल है। तो ये कल का पेंडिंग सेशन था जिसको आज हमने फिर क्लियर करके आपको समझा दिया। अब आइए गैलुसक का गैसियस सिद्धांत क्या कहलाता है। इसको गैलुसक ने दिया, बिल्कुल सही है। गैलुसक को पहले हिंदी में सुन लीजिए, फिर उसको अंग्रेजी में आपके सामने लिखा है, और इसको आगे हम हिंदी में लिख भी देंगे, आप चिंता मत करिए। इस नियम को गैलुसक ने दिया, लिखा है। इसके अनुसार गैसें एक दूसरे से उनके आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती हैं। जब गैस हो तो गैसें जो हैं
सरल अनुपात में क्रिया करेंगी, यानी एक है तो एक में ये 0.5 सरल अनुपात नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना, सरल अनुपात में ही क्रिया होगी। जैसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन कर रहा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। शर्त यह है कि जब यह क्रिया हो रही हो सरल अनुपात वाली, तब उस समय ताप और दाब ये दोनों स्थिर हों। क्या कहा? कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये गणित में आपने पढ़ा हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूर्ण संख्याएं। तो यदि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो रिएक्टेंट का यानी अभिक्रिया का हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनको जब भी आप प्रदर्शित करोगे तो ये होल नंबर में दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के गैल्यूसन ने ये कहा। जैसे यहां देख लो 1 धन 1, यहां 2, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण नंबर है। पूर्ण संख्या में ही दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा कि आप इसको 1.5 कर लो या 0.5 कर लो, बस ये कहलाता है गैल्यूसन का नियम। उसी बात को एक सरल भाषा में भी लिखा, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अदर गैस। जब ये आपस में क्रिया करेंगी, तो यहां तो हाइड्रोजन अलग है, ब्रोमीन अलग है, जब ये आपस में क्रिया करेंगी और एक तीसरी गैस बनाएंगी, ये पहली गैस हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी, मतलब जब दो आपस में क्रिया करेंगी तो तीसरी बनेगी। यही बात हम यहां लिख रहे हैं, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अदर गैसेस एंड ऑल वॉल्यूम्स एंड मेजर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि उनके आयतन को समान ताप और दाब पर नापा जाए तो रेशियो जो आएगा, जो अनुपात आएगा, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट गैसेस एंड द प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल होल नंबर। यह ताप समान है, दाब समान है, और दो रिएक्टेंट के जो वॉल्यूम होंगे और प्रोडक्ट के जो वॉल्यूम होंगे, अभिकारक के जो वॉल्यूम होंगे और उत्पाद के जो वॉल्यूम होंगे बच्चों, वो हमेशा होल नंबर में ही होंगे। ऐसा नहीं कि 1.5 नहीं होगा। क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। उसी परिभाषा को फिर यहां स्पष्ट किया। नियम सारे के सारे सरल है, सिर्फ आप उसकी गहराई को समझ लो, आपसे बनेगा। एक और नियम की आज व्याख्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर यहां भी सवाल पूछा जाता है। यह है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो का नियम क्या कहलाता है, जरा इसकी बात कर ले। पहले हिंदी में बता दें आपको, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। मान लीजिए इस गिलास में गैस भरी हुई है, इसी एक दूसरी गिलास में एक गैस भरी हुई है। यह दोनों के बीच में ताप और दाब समान है, ताप धन दाब समान है, समझना। यह दोनों के बीच में ताप और दाब समान है, तो इसके बीच में जो अणुओं की संख्या होगी, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, अणु बिल्कुल समान होंगे जब P और T कांस्टेंट हो। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला फार्मूला पूछा गया। ये देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस। ये उनका नंबर है, गैस की मात्रा है। जो आयतन होगा वो गैस की मात्रा के सीधा समानुपाती होगा, ऐसा एवोगैड्रो ने कहा। ये फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूले आपको सवालों को करने में, नीट वाले बच्चे, पीएनएसटी वाले बच्चे, वन रक्षक वाले बच्चे, ऐसा सवाल पूछता है। एवोगैड्रो के नियम को याद रखिएगा। हमने यहां लिखा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी गैस हो,
वॉल्यूम समान हो तो उसके अंदर अणुओं की संख्या भी समान होगी, ऐसा ही एवोगैड्रो कह रहे। बस यदि भी को आयतन मान लिया जाए, ध्यान से सुनना, यदि भी आयतन हो और n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गैस के, तो इनके बीच जो है एक स्थिरांक काम करता है, वो के स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। कैसे आया होगा के, जरा इधर चलते हैं। सॉरी, गणित वाले बच्चे जानते होंगे कि भी जब सीधा समानुपाती होता है, n है, तो इस समानुपाती के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए या भी बराबर n करने के लिए भी के n, भी बराबर के n, यदि के भी और n को डिवाइड कर दिया जाए जैसे इसने किया तो बराबर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। यहां कभी कभी के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना होगा, यदि वॉल्यूम इतना है, अणुओं की संख्या इतनी है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला काम करता है। ध्यान ये रखना, P और T यानी प्रेशर और टेम्परेचर स्थिर होने चाहिए। मान लीजिए एक सवाल में नीट में पूछा कि यदि इनके नंबर्स डबलिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यदि आप गैस के अणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं या डबल करते हैं, दुगुना करते हैं, तो प्रेशर का क्या होगा। याद रखना, एवोगैड्रो का नियम यहां काम करेगा और प्रेशर भी डबल ही करना पड़ेगा, डबल होगा, दुगुना होगा। ऐसे सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, ऐसे सवालों को करने की कोशिश करना। इसी बात को दो गैसें हैं हमारे पास, एक गैस का फार्मूला हमने निकाला V1 अपान N1 बराबर होगा V2 अपान N2। When temperature and pressure are constant, the equation is used to compare different condition of the same substance। गैस के फॉर्म में हो तो उनको तुलना कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूला काम करता है, एक का V1 अपान N1 बराबर होगा V2 अपान N2। यहां भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तब इसका कंपेयर हो सकता है, क्योंकि भी सीधा समानुपाती होता है, और यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना है आपको तो के बराबर होगा V अपान N। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। जब हम कल एमसीक्यू सेशन लाएंगे तो ऐसे सवालों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, हमें बताइए, हम फिर से उसको समझाएं। एक बेसिक केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट में रसायन के डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी है, उसके बारे में भी हम हिंदी में लिखेंगे। आप चिंता मत करिएगा, ये जो अभी बातें अंग्रेजी में बोल रहे हैं वही हिंदी में लिखेंगे भी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि द्रव्य जो होता है यानी मैटर जो होता है, द्रव्य वो एटम से मिलकर के बना होता है, परमाणु से मिलकर के बना होता है। सही बात है, कोई भी मैटर हो बनेगा तो परमाणुओं से ही। ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। जितने भी तत्व होंगे वो देखने में एक जैसे होंगे, द्रव्यमान में एक जैसे होंगे और गुण भी एक जैसा ही दिखाएंगे। ये डाल्टन ने दूसरी बात कही। तीसरी बात कही कि द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। यह भी पक्का है कि ये दो एलिमेंट है तो दोनों में भिन्नता होगी। द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। कंपाउंड आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिकों का निर्माण होता है। ऐसी तीसरी बात डाल्टन ने कही। ए केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। एक रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ये इस पर डाल्टन ने जोर देते हुए कहा कि जो तत्व आपस में क्रिया कर रहे हैं उनके परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था है।
हिंदी वाले बच्चे समझ लें, पुनर्व्यवस्था है मतलब मान लीजिए कोई परमाणु यहां बैठा हुआ है तो जब रासायनिक क्रिया पूरी हो जाएगी तो अपना स्थान परिवर्तन कर देगा और दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा। इस तरह से यौगिक का निर्माण हो जाएगा। इसके बारे में आज विस्तार से हम लिखेंगे। तो चलें सेशन की ओर, और सबसे पहले हम आपको समझा दें कि गैसीय आयतन का नियम क्या है। आप कल के सेशन से कंटिन्यू करिएगा। गैसीय आयतन का नियम। लॉ ऑफ गैसेस बायलूम, यह नियम उधर लगा हुआ है, अंग्रेजी में समझा भी दिया है। यह नियम गैल्यूसक ने दिया था। गैल्यूसक ने दिया था जिसके अनुसार गैल्यूसक ने दिया था जिसके अनुसार गैसें एक दूसरे से, ध्यान से पढ़िएगा, गैसें एक दूसरे से उनके आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। मतलब दो गैसें, फिर से आप बार बार वीडियो को पीछे करिएगा और वो चित्र देखिएगा जहां हमने इसको समझाया। ये देखिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाने के लिए एक वॉल्यूम इसका लिया तो एक वॉल्यूम इसका लिया। ये पूर्ण संख्या के रूप में होगा, ये ध्यान रखिएगा। 0.5 नहीं चलेगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा, बस इतना लिख रहे हैं। फिर देखिए, सरल अनुपात में क्रिया करती हैं और यदि उत्पाद भी गैसीय हो, यदि उत्पाद भी गैसीय हो तो समान ताप और दाब पर, तो समान ताप और दाब पर इसका आयतन भी, इसका आयतन भी क्रियाकारकों की तरह सरल अनुपात में होगा। यदि हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों गैस फॉर्म में, दोनों गैस में ये क्रिया करते हैं तो HbR2 बनता है। ये जो HbR2 है ये भी गैस के रूप में, तो एक वॉल्यूम इसका लिया धन एक वॉल्यूम इसका लिया, यहां पर दो वॉल्यूम इसका बन जाएगा। बस यही गैसीय आयतन का नियम। चित्र देखिएगा पीछे की तरफ, समझिएगा। फिर इसके बाद हमने आपको समझाया एक महत्वपूर्ण चीज, एवोगैड्रो का नियम, उसको भी लिख दें। एवोगैड्रो का नियम, ये नियम क्या कहता है? समान ताप दाब पर, समान ताप दाब पर
गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अब ये वाला चित्र जो हमने इधर बनाया था, हिंदी वाले बच्चे इसको उठा लीजिएगा और इधर फिक्स कर लीजिएगा। देख रहे हो? आपने क्या कहा? समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब इसको V को बराबर करोगे तो V बराबर हो जाएगा KN। यदि K निकालना हो तो V अपॉन, यहां ये कांस्टेंट, ये फार्मूला पढ़ लेना, ये एवोगैड्रो का नियम। अब एक चीज और बतानी है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इस पर 100 शब्दों को, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पीएससी में और यूपीएससी में भी 100 शब्दों में लिखने को आया था। जरा देखिए, हम उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? जैसा उधर अंग्रेजी लिखा वैसे इधर हिंदी लिखे देते हैं। द्रव्य यानी मैटर अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है, ये कहा था। और इसीलिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है आगे बिगड़ा। परमाणु विभाजित होते हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में। इन्होंने पहले ही कह दिया कि मैटर जो होता है अविभाज्य परमाणु से बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहा? किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। प्रॉपर्टी सेम होंगी, गुणधर्म एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। और यह समान तत्व होता तो परमाणु द्रव्यमान समान होता। तीसरा पॉइंट में डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कहा कि भिन्न तत्वों को परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन हो जाए, संयोजन से यौगिक बनते हैं, यानी कंपाउंड बनते हैं। ये कोई नई बात नहीं बता रहे, ये पुरानी व्याख्या है इनकी। ये देखिए, चौथे पॉइंट में रासायनिक अभिक्रियाओं में
रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अभी समझाया उधर, परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से, रासायनिक अभिक्रियाओं से ना तो इन्हें बनाया जा सकता, ना तो इन्हें बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं से ना तो आप परमाणु को बनाओगे ना नष्ट कर सकते हो। ऐसा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहलाता है। एक और कॉम्पिटिटिव पॉइंट हम लिखना चाह रहे हैं। AMU, कई जगह ये पूछा गया, या इसी को अब आजकल यू भी लिख देते हैं, म्यू भी लिख देते हैं, के संदर्भ में परमाणु, के संदर्भ में परमाणु एवं अणुभारों को, एवं अणुभारों को कार्बन 12 आइसोटोप के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। ये तो आप पढ़े होंगे। ये सारी चीजें जो हैं 11th में जब केमिस्ट्री आप पढ़ना शुरू करते हो तो बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर पूरा लिखा हुआ। एनसीईआरटी की बुक ढूंढना और एनसीईआरटी की बुक पर ये सारी बातें देखना जो हम आपको समझा रहे हैं। एक AMU बराबर या एक म्यू बराबर, एक म्यू बराबर कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻²4। इसको पढ़ लीजिएगा, इस पर भी सवाल है। अब एक शब्द मोल पर भी पूछा गया, उसको भी लिख करके बता दें आपको। देखिएगा, C12 के 12 ग्राम में, ध्यान से सुनिए, C12 के 12 ग्राम में, C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उपस्थित परमाणुओं की संख्या, C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6023 इंटू 10⁻23 के समान होती है। इसको मोल के रूप में, इसको मोल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये जो आपने लिखा 6023 10⁻23, यह एवोग्रेडो नंबर कहलाती है। एवोग्रेडो नंबर कहलाती है।
यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक और पॉइंट पूछा जाता है थ्योरेटिकल डिस्कशन में, इसको भी नोट करिएगा कि पदार्थ के एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान, एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान मोलर मास कहलाता है। मोलर मास कहलाता है या मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जिसे या जो कि गणितीय रूप से परमाणविक या आणविक सूत्र के समान होता है। आणविक सूत्र के समान होता है। पदार्थ का एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान मोलर मास होगा, जो कि गणितीय रूप से उसका परमाणविक या आणविक सूत्र के समान होगा, जिसे U के रूप में, ये म्यू लिख गया, U करिएगा, जिसे U के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी भी तत्व के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने के लिए भी एक फार्मूला है, इस पर भी सवाल नीट में पूछा है। यौगिक के प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अक्सर बच्चे मैथमेटिकल जो सवाल आते हैं उसको छोड़ते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जब मैथमेटिकल सवाल या कैलकुलेटिव सवाल आए तो उसको आप करें। यौगिक के प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा यौगिक में, ये सब दिया रहेगा, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान गुणे 100, प्रतिशत में निकालना है, गुणे 100 बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यौगिक के प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे। तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना होगा, तो जो यौगिक का तत्व का द्रव्यमान है उसमें 100 का गुणा करके और यौगिक के मोलर द्रव्यमान से भाग दे दोगे तो तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा। एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट और पूछा गया कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है। यौगिक में पहले लिख लो मूलानुपाती सूत्र यौगिक में परमाणुओं के
सरलतम, यौगिक में परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की सही संख्या बताता है। इस पर भी सवाल पूछे गए, इसलिए मूलानुपाती सूत्र को भी पढ़िएगा। यौगिक में परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या को व्यक्त करेगा मूलानुपाती सूत्र या इंपिरिकल फार्मूला, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की सही संख्या को बताता है। तो इतने महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ना है। इसके अलावा द्रव्यमान का प्रतिशत, इसके अलावा विलेय का मोल प्रभाज, इसके अलावा नार्मलता पर सवाल, इसके अलावा मोरलता पर सवाल, इसके अलावा मोरलता पर सवाल, ये 4 फार्मूले आपके बुक पर दिए होंगे। उसको ईमानदारी से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिकल सवाल जब आए या फिजिकल केमिस्ट्री से ये पार्ट बने तो आप उसका उत्तर कर पाए। इतने महत्वपूर्ण चीजों को आज के सेशन में हमने शामिल किया। अब जो हमारा कल का सेशन होगा, उस सेशन में हम शामिल करेंगे एमसीक्यू प्लस उसका डिस्कशन। एक सवाल पूछेंगे, उसका 4 जवाब होगा। आप बताने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हम उसको लिख करके उसकी पूरी एनालिसिस करके इस तरह से अब आगे आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना है। जो आपने लिखा है उसको ईमानदारी से पढ़ करके नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स हमारे तक भेजने की कोशिश कीजिएगा। अब रात के 11 बजने वाले होंगे, अब यहीं पर सेशन को रोकते हैं। बच्चों, आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर होती है मुलाकात कल। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।